12 मार्च 1993 दोपहर का 1:25। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 28 मंजिला इमारत अपनी रोज की रफ्तार में धड़क रही थी। ट्रेडिंग फ्लोर पर ब्रोकर्स की चीख पुकार गूंज रही थी। टेलीफोन की घंटियां लगातार बज रही थीं। स्क्रीन पर हरे लाल नंबर दौड़ रहे थे और हजारों लोग अपनी रोजी रोटी में इस कदर डूबे थे कि बाहर सड़क पर खड़ी एक मारुति वैन पर किसी की नजर तक नहीं गई। वैन के अंदर 20 किलो से ज्यादा आरडीएक्स भरा हुआ था और ठीक 1:30 पर जब वो काउंटडाउन खत्म हुआ तो एक ऐसा धमाका हुआ कि पूरी इमारत कांप उठी। शीशों के परखच्चे उड़े, कंक्रीट की दीवारों में दरारें पड़ गईं और सड़क पर जो बिखरा वो इंसानी जिस्मों के ऐसे टुकड़े थे जिन्हें देखकर सख्त से सख्त दिल भी पिघल जाए। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले 2 घंटे में मुंबई के 12 अलग अलग ठिकानों पर एक के बाद एक धमाके होते गए। एयर इंडिया बिल्डिंग, सेंचुरी बाजार, जवेरी बाजार, हर जगह सिर्फ खून, चीखें और काला धुआं। 257 बेगुनाह जिंदगियां खत्म, हजारों हमेशा के लिए अपाहिज। और जब धुआं छटा, जब खुफिया एजेंसियों ने तारें जोड़ी, तो सारे रास्ते एक ही नाम पर जाकर रुके, दाऊद इब्राहिम। वो शख्स जो कभी डोंगरी की तंग गलियों में राहगीरों की जेबें काटता था, आज उसने पूरे हिंदुस्तान को दहला दिया था। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है इससे करीब 40 साल पहले, मुंबई के एक ईमानदार पुलिस वाले के छोटे से घर से। 70 का दशक, मुंबई का डोंगरी इलाका। बॉम्बे पुलिस के एक बेहद ईमानदार हेड कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर का परिवार यहाँ रहता था। परिवार बड़ा, तनहा छोटी, लेकिन उसूल इतने पक्के कि जिंदगी भर वर्दी पर रिश्वत का एक दाग नहीं लगने दिया। उनका दूसरा बेटा था दाऊद। 26 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जन्मा, जो आगे चलकर मुंबई की इन गलियों में बड़ा हुआ। बचपन से अलग, पढ़ाई में मन कभी नहीं लगा। उसकी आंखें हमेशा मोहल्ले के उन भाई लोगों पर टिकी रहती जो महंगी घड़ियां पहनते, इंपोर्टेड गाड़ियों में घूमते और जिनके इशारों पर पूरा बाजार बंद हो जाता। जब पिता सस्पेंड हुए तो घर में इतनी तंगी आई कि भूखे सोने की नौबत आ गई। दाऊद की पढ़ाई छूटी और उसकी संगत डोंगरी के उन लड़कों से हो गई जो चोरी और ठगी को अपना हुनर मानते थे। 14 साल की उम्र में दाऊद ने पहली चोरी की। बात पिता तक पहुंची तो उन्होंने पुलिस वाली बेल्ट से ऐसी पिटाई की कि दाऊद कई दिन ठीक से बैठ नहीं पाया। लेकिन दाऊद पर कोई असर नहीं पड़ा। उसकी आंखों में बस एक ही भूख थी, दौलत, ताकत और वो रुतबा जो पूरी मुंबई में महसूस किया जाए। छोटी मोटी चोरियों के बाद दाऊद ने डोंगरी के एक लोकल गुंडे बासु दादा के गिरोह में काम शुरू किया। लेकिन जब एक दिन बासु दादा ने दाऊद के पिता और बड़े भाई साबिर की खुलेआम बेइज्जती कर दी, तो दाऊद ने अपने साथियों के साथ मिलकर भिड़ंत में बासु दादा का पूरा इलाका छीन लिया और उसका साम्राज्य तबाह कर डाला। यहीं से डोंगरी की गलियों में दाऊद का नाम गूंजने लगा। लेकिन दाऊद की असली बेखौफी तब सामने आई जब महज 19 साल की उम्र में उसने मुंबई अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े नाम हाजी मस्तान को लूटने का प्लान बनाया। हाजी मस्तान, जो उस दौर में मुंबई की स्मगलिंग का बेताज बादशाह था और जिसका नाम सुनकर पूरा शहर थरथराता था। मस्तान के 5 लाख रुपए से भरा एक ब्रीफकेस मरीन लाइन से मालाबार हिल्स जा रहा था। दाऊद ने रास्ते में गाड़ी रुकवाई और वो ब्रीफकेस लूट लिया। लेकिन यहाँ उससे बड़ी गलती हो गई। वो पैसा मस्तान का पर्सनल नहीं, बल्कि एक बैंक का था। बैंक का पैसा लूटकर उसने पुलिस से सीधी टक्कर ले ली। और विडंबना देखिए कि जांच टीम में उसके खुद के पिता भी शामिल थे। सच सामने आया तो इब्राहिम कास्कर अपने बेटे को मारते हुए थाने ले गए और बड़े अफसरों के सामने माफी मांगी। दाऊद कुछ दिनों में छूट गया, लेकिन इस बेइज्जती ने भी उसे रोका नहीं। 70 के दशक के अंत तक दाऊद ने अपने भाई साबिर के साथ मिलकर खुद का गैंग खड़ा कर लिया, जो आगे चलकर डी कंपनी के नाम से पूरी दुनिया में बदनाम हुआ। अब दाऊद की नजर उस शख्स पर थी जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड और स्मगलिंग नेटवर्क का एक बड़ा नाम था, करीम लाला। दाऊद ने करीम लाला की पठान गैंग ज्वाइन की। काम था स्मगल किए सोने और हथियारों की कंसाइनमेंट सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाना। लेकिन दाऊद कोई वफादार सिपाही बनकर आया नहीं था। एक बार जब पठान गैंग की एक बड़ी फिरौती की रकम उसके हाथ से गुजरी तो दाऊद ने भारी हिस्सा अपनी जेब में रख लिया। जब पठानों को सच पता चला तो दाऊद को बीच महफिल में दर्जनों गैंगस्टरों के सामने घसीट कर लाया गया। लातों, घूसों और डंडों से ऐसी पिटाई हुई कि वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसे गैंग से धक्के मारकर बाहर फेंक दिया गया। लेकिन उसी रात उस जख्मी और अपमानित दाऊद ने तय कर लिया, अब वो किसी के नीचे काम नहीं करेगा। उसने अपने भाइयों को साथ मिलाया, अपने भरोसेमंद लड़कों को जोड़ा और खड़ी की अपनी खुद की सल्तनत, जो आगे चलकर डी कंपनी के नाम से पूरी दुनिया में खौफ का नाम बन गई। डी कंपनी और पठान गैंग के बीच मुंबई की सड़कों पर खूनी जंग शुरू हो गई। हाजी मस्तान जैसे पुराने डॉन समझ गए कि अब हवा बदल रही है और उन्होंने अंडरवर्ल्ड छोड़ पॉलिटिक्स का रास्ता पकड़ लिया। लेकिन करीम लाला हार मानने वाला नहीं था। साल 1981, दादर का एक पेट्रोल पंप, रात का गहरा सन्नाटा। दाऊद का बड़ा भाई साबिर अपनी कार में बैठा था, तभी अंधेरे से पठान गैंग की गाड़ियां आकर रुकी।
हथियारों से लैस शूटर निकले, जिनमें मुंबई का खूंखार गैंगस्टर मन्या सुरवे भी था। गोलियों की बौछार हुई, साबिर का सीना छलनी हो गया, कार के शीशे चकनाचूर। साबिर की लाश खून से लथपथ वहीं पड़ी थी। उसी रात दाऊद पर भी उसके घर के पास हमला हुआ, लेकिन किस्मत ने उसे बचा लिया। जब दाऊद ने अस्पताल में अपने बड़े भाई की खून से लथपथ ठंडी लाश देखी तो उसके अंदर का बचा खुचा इंसान हमेशा के लिए मर गया। आज के बाद पठान गैंग का एक भी आदमी मुंबई में जिंदा सांस नहीं लेगा, ये मेरा वादा है साबिर भाई। दाऊद ने पुलिस से हाथ मिलाया। पठान गैंग और मन्या सुरवे के ठिकानों की इनसाइड इन्फॉर्मेशन लगातार पुलिस को देता रहा। एक एक करके सुरवे के आदमी या तो अरेस्ट हुए या इनकाउंटर में मारे गए। 1982 में खुद मन्या सुरवे पुलिस इनकाउंटर में मारा गया, लेकिन दाऊद का हिसाब अभी बाकी था। 6 सितंबर 1983 को करीम लाला का भतीजा अमीरजादा एक पुराने केस में मुंबई सेशन कोर्ट में पेश होने वाला था। दाऊद जानता था कि कोर्ट में हर चेहरा पहचाना जाएगा, इसलिए उसने अपने करीबी छोटा राजन, जो उस वक्त डी कंपनी का नंबर 2 था, उसकी मदद ली। राजन ने एक दुबले पतले कम उम्र के लड़के डेविड परदेसी को चुना। दिखने में कॉलेज जाने वाला मासूम सा लड़का। कोर्ट रूम खचाखच भरा था। जज कुर्सी पर, अमीरजादा कटघरे में। भीड़ के बीच से डेविड बिना घबराहट के कटघरे तक पहुंचा। उसकी उम्र और चेहरा देखकर किसी पुलिस वाले ने रोकना जरूरी नहीं समझा। अमीरजादा, दाऊद भाई ने आखिरी सलाम भेजा है। डेविड ने कमर से रिवॉल्वर निकाली और जज के सामने भरे कोर्ट रूम में अमीरजादा के सीने में दनादन गोलियां उतार दी। चीख पुकार, भगदड़, अमीरजादा वहीं ठेर। दाऊद का संदेश पूरे हिंदुस्तान के अंडरवर्ल्ड तक पहुंच चुका था। दाऊद से दुश्मनी का अंजाम सिर्फ मौत है। अब दाऊद पर दर्जनों गंभीर मामले चल रहे थे, लेकिन सिस्टम की दीमक ने हर बार उसे बचा लिया। बार बार जमानत मिलती रही। दाऊद समझ चुका था कि इस सिस्टम को कैसे खरीदा जाता है। उसने बड़े बिल्डरों और बिजनेसमैन से भारी एक्सटॉर्शन शुरू की। काला धन रियल एस्टेट और बॉलीवुड में लगाया। बॉलीवुड में उसका खौफ इस कदर था कि बड़े प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स उसे हफ्ता देते थे। जो मना करता उसकी जान खतरे में पड़ जाती। क्रिकेट, सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग पर भी उसकी गहरी पकड़ थी। लेकिन 1986 में जब पुलिस कमिश्नर ने उसे पकड़ने की खुली छूट दी तो दाऊद भारत छोड़कर दुबई फरार हो गया। लोगों को लगा डी कंपनी खत्म हो जाएगी, लेकिन दाऊद ने दुबई से अपने पूरे सिंडिकेट को मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की तरह चलाना शुरू कर दिया। भारत के हर बड़े राज्य में उसके एजेंट और शूटर तैनात थे। 1992 में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद पूरे देश में दंगे भड़क उठे। यहीं पर एंट्री हुई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की। ISI ने दाऊद में एक अचूक हथियार देखा। सौदा साफ था, दाऊद को सुरक्षा और उसके कारोबार को बेरोक टोक चलाने की गारंटी। बदले में उसका तस्करी नेटवर्क, जिससे भारत में मौत का सामान भेजा जा सके। दाऊद ने अपने देश का सौदा कर लिया। उसके भरोसेमंद गुर्गे टाइगर मेमन, जो डी कंपनी के सबसे करीबी ऑपरेटिव्स में से था, उसे इस मिशन की कमान दी गई। गुजरात और महाराष्ट्र के तटों से RDX और हथियार भारत में उतारे गए। और फिर आया वो 12 मार्च 1993, वो काला दिन जहां से इस कहानी ने शुरू हुई थी। 12 सिलसिलेवार धमाकों ने मुंबई को शमशान में बदल दिया। वो दाऊद जो कल तक स्मगलर था, अब भारत का सबसे बड़ा वांटेड आतंकवादी बन चुका था। धमाकों के बाद डी कंपनी के अंदर भी दरार पड़ गई। छोटा राजन, जो सालों से दाऊद का नंबर 2 था, उसे इस पूरी आतंकी प्लानिंग से दूर रखा गया था। राजन ने दाऊद का साथ छोड़ दिया और उसके खिलाफ जंग छेड़ दी। दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। इधर भारतीय खुफिया एजेंसियां भी दाऊद तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। 2005 में जब दाऊद की बेटी की शादी का रिसेप्शन दुबई में था तो IB के रिटायर्ड अधिकारी अजीत डोभाल ने एक सीक्रेट ऑपरेशन प्लान किया। छोटा राजन के 2 शूटरों को ट्रेन किया गया। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन मुंबई पुलिस को भनक लग गई। शूटर्स अरेस्ट हो गए और दाऊद इब्राहिम मारे जाने से बाल बाल बच गया। आज दाऊद की उम्र करीब 70 साल है। यूनाइटेड नेशंस, भारत और अमेरिका तीनों ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है। उसके सर पर $25 मिलियन का इनाम है। वो कराची में ISI की सुरक्षा में एक कायर की तरह छुपा बैठा है। डोंगरी की उस गली से निकला लड़का जिसने 14 साल की उम्र में पहली चोरी की, आज दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों में गिना जाता है। सवाल बस एक है, ये भगौड़ा आखिर कब तक कानून की पकड़ से बचता रहेगा? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि और लोग भी इसे देख सकें।